2-4 घंटे उनके साथ रहे और उनमें से फिर 3 बच्चियों को 9वीं क्लास में, अभी आपके यहाँ पे एक महामाया इंटर कॉलेज है, ग्रेटर नोएडा में महामाया इंटर कॉलेज है जो बहन जी ने स्कूल बनवाए हुए हैं, रेजिडेंशियल स्कूल हैं, तो वहाँ की 3 लड़कियों को हमने 9वीं क्लास में अभी एडमिशन दिलवाया है, जिनका जो हम लोग साथी हैं तो वो खर्चा सारा रहने का, किताब पढ़ने वढ़ने का सब कुछ हम लोग करेंगे। तो उन बच्चियों को, वो एंट्रेंस एग्जाम देने आई थी, 4 लड़कियाँ यहाँ पे, तो उनको मैं फिर अपने साथ JNU लेके गया था। वहाँ पे हमारे भी बहुत सारे साथी हैं, उनके साथ रहे, बच्चों के साथ बात की। उन लड़कियों का मतलब कह सकते हैं कि उस एक दिन ने जीवन परिवर्तन कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि इस तरह की दुनिया भी है, इस तरह के लोग भी रहते हैं, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, इस तरीके से अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए जो ये हमें अधिकार मिला, आज तो इस अधिकार की हमें बहुत महत्ता पता नहीं चल रही है, लेकिन इसको परंपरागत रूप में ना देख के कि भाई रास्तों पे नहीं चलने दिया जाता, ये नहीं करने दिया जाता, उस रूप में ना देख के हमें इस रूप में देखना है कि इसने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं। अगर कोई नौबतपुर से पटना आ सकता है, पटना से दिल्ली आ सकता है, तो दिल्ली से वो कोलंबिया भी जा सकता है, वो ऑक्सफोर्ड भी जा सकता है। आज रास्ते खुल गए हैं, इस तरह का हमें सोच अपना रखना पड़ेगा। और ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने हम में से जिस भी व्यक्ति ने अपना घर छोड़ा, चाहे वो हमारे दादा रहे या हमारे परदादा रहे या हम स्वयं रहे या हमारे पिताजी रहे, हम में से जिसने भी अपना परिवार मतलब घर छोड़ के हम शहरों में आके पढ़ने लगे, हम आगे बढ़ गए। जो वहाँ रहे वो खत्म हो गए, अभी भी लगभग उसी तरह की स्थिति है। पूरा का पूरा जो पूर्वी दिल्ली है और ये जितने भी हमारे इलाके हैं, ये सब गांवों से उठ के यहाँ पे लोग आए हुए हैं। यहाँ पे भाई थोड़ा सा सम्मान भी है, थोड़े से संसाधन भी हैं, शिक्षा भी है, किसी प्रकार का उस तरह का कोई जात पात भी आपके पास आप हमारे खिलाफ नहीं है। तो ये जो अधिकार हमें मिला है, इस अधिकार का हमें और अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। खासतौर पे हमारी जो नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी को हम किस प्रकार से अच्छी शिक्षा दे सकें, देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में उनका एडमिशन करा सकें। और अगर हमारे बच्चे खुद के अब ठीक ठाक पढ़ लिए हैं, बच्चों की व्यवस्था हमने ठीक कर ली है, तो कम से कम ये जरूर देखें कि जो हमारा परिवार पीछे रह गया है, जो हमारे गांव में भाई हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे ताऊ हैं, हमारे मामा हैं, फूफा हैं, अपने मैं कहता हूँ कि रिश्तेदारों को ही देख लें सिर्फ, उसमें से कम एक बच्चे को और जरूर व्यवस्था कर दें उनकी कि वो शहर में आके पढ़ ले। आगे क्या करे ये उसकी अपनी सोच है, लेकिन हम अपनी तरफ से ये प्रयास कर लें कि एक बच्चे को जरूर देखें और आसपास जो भी कोई इस तरह का व्यक्ति मिलता है, इस तरह का बच्चा मिलता है, तो उसका हाथ थामने का प्रयास करें। जरूरी नहीं कि पैसा ही खर्च करेंगे, जरूरी नहीं कि आप उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है संसाधनों का इस्तेमाल करें, उसके साथ बैठ के प्यार से, मैत्री भाव से उसको समझा के उसकी दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि आपके एक शब्द के द्वारा ही किसी का जीवन पूरी तरीके से चेंज हो सकता है। किसी को कुछ साधन देने की जरूरत नहीं है, आप बस उसका विचार परिवर्तन कर दीजिए, उसको दिखा दीजिए, उसको सब्ज बाग दिखाइए। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं, प्लेटो नाम के व्यक्ति हुए हैं। प्लेटो पॉलिटिकल साइंस में बहुत फेमस हुए हैं। उन्होंने शिक्षा पे बहुत ज़्यादा लिखा है और उन्होंने ये बात कही है कि जो व्यक्ति कहानियाँ सुनाते हैं, जो व्यक्ति कहानियाँ सुनाते हैं वो दुनिया पे राज करते हैं। ये कैसे संभव है? हमें तो तुरंत समझ जाना चाहिए हमारे दिलो दिमाग पे कौन शासन करता है। हमारे दिलो दिमाग पे वो जो है धूर्त शासन कर रहा है, जिसने हजारों साल से हमें पता नहीं बेसिर पैर की कहानियां सुनाई हैं। उन्होंने हमारे दिलो दिमाग को कब्जे पे ले लिया है, हम उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। हम यही नहीं सोच पा रहे कि दुनिया इस तरह की नहीं है जिस तरह की वो बता रहा, लेकिन वो रात दिन कहानियाँ सुनाता है। हमारी माएँ भी, हमारी दादी भी, हमारी नानी भी उन्हीं कहानियों को रिपीट कर रही हैं और उन हारी हुई कहानियों को रिपीट कर रही हैं। बार बार हमें बता रहे हैं कि हम वहाँ हार गए, वहाँ हार गए, वहाँ मर गए, वहाँ मर गए, वहाँ मर गए। और इस तरीके से उन हारी हुई कहानियों से हमारा मनोबल गिर जाता है, हम कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए वो हम पे हावी हो जाते हैं। उसके अंदर उतनी ताकत नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो ताकत है हमारे दिमाग की ताकत है। उसने हमारे दिमाग में वो चिप लगाई है। इसलिए हमें एक सिर्फ किसी भी बच्चे को एक कहानी बताने की ज़रूरत है।
एक अच्छी कहानी उसको सुनाने की ज़रूरत है। किस तरीके से बाबा साहब ने कठिन परिस्थितियों में, सिर्फ बाबा साहब ही नहीं, हमारे जितने भी नायक नायिकाएं हैं, उन्होंने कैसे कहाँ तक मानवता के इतिहास को आगे बढ़ाया है। जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्टालिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं सब गरीब परिवारों में हुए हैं। गरीब परिवारों में होके, मतलब कोई लकड़हारे का है, कोई जैसे स्टालिन को आप जानते हैं कि वो चमड़े का काम करते थे। अब्राहम लिंकन के फादर जो है मतलब जूतों का काम करते थे। तो इस तरीके से कहाँ तक लोग पहुंच रहे हैं, इसको आप छोटी सी बात बता के जीवन को आगे कर सकते हैं। ये एक बड़ा काम भारतीय संविधान के द्वारा हुआ कि आप अब कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कहीं पे भी आ जा सकते हैं। और जो छठी इसके अंदर हमें स्वतंत्रता मिली है वो है कि आप देश में कहीं पर भी अपना आवास बना सकते हैं, कहीं पे भी आप अपना घर बना सकते हैं। पहले आप जानते थे कि भाई एक विशेष जगह निर्धारित की हुई थी कि साउथ में आपको रहना है, दक्षिण में आपको रहना है। और दक्षिण में रहने का मतलब ये था कि भाई पहाड़ ऊपर से शुरू होते हैं और दक्षिण की तरफ जो है हमेशा पानी नीचे जाता है, वहाँ पे जोहड़ है, वहाँ पे तालाब है, गंदा पानी जा रहा है, उसके इर्द गिर्द ही वो ज़बरदस्ती हमें वहाँ पे रहने के लिए मजबूर करते थे। लेकिन बाबा साहब ने इस बात की व्यवस्था की कि आपको जहाँ कहीं रहना वहाँ पर रहिए। और ये तो बाबा साहब पहले ही जानते थे, उन्होंने हमें बताने का प्रयास किया कि भाई उस जगह में आपको उस गंध में रहना क्यों है, उस गंध को छोड़िए और आप नहीं। उन्होंने 1943 में एक प्रस्ताव अंग्रेजों के सामने रखा था। वो प्रस्ताव था कि हमें रीसेटलमेंट चाहिए। रीसेटलमेंट का मतलब है कि हम हमारी जो खासतौर पे अछूत बस्तियां हैं हम उनकी पुनर्स्थापना चाहते हैं। और क्योंकि हर बस्ती के अंदर, गाँव को अगर आप देखें तो गाँव में हमारे 4, 6, 10, 20 परिवार होते हैं और 80, 90, 100 परिवार उनके होते थे। तो हमेशा 10 या 15% हम लोग रहते हैं, कहीं कहीं पे तो 4, 6, 10 गांव होते थे। तो ज़्यादा लोग हमारे खिलाफ हैं, कम लोग हमारे पक्ष में हैं या हम हैं, तो हमेशा उनके सामने दब के रहना पड़ता था। सिर्फ इस वजह से नहीं कि जाति का मामला है, बल्कि संख्या की वजह से भी हमें दब के रहना पड़ता था। और फिर हमारे पास आर्थिक संसाधन भी नहीं थे। तो बाबा साहब ने इस बात को कहा कि भाई आप छोटी छोटी इन जगहों को छोड़िए, आप कहीं पर 10 हैं, कहीं पर 20 है, कहीं पर 50 हैं, इनको छोड़िए और हमारी बस्तियां बनाइए। अंग्रेजों ने कहा कि हम इस काम को 20 साल में कर देंगे। ये 1943 में बाबा साहब ने प्रस्ताव रखा था कि हमारी अलग बस्तियां आप बसाइए। अलग बस्तियों का मतलब यह है कि भाई 20 मान लिया गांव है, उस 20 गांव में हमारा 10% है हर जगह पे, तो वो उठ के अगर एक जगह हो जा रहे हैं तो हमारे 200% हो जा रहा है और वहां पे आपकी ताकत होगी। तो ये बाबा साहब का प्रस्ताव उस समय पे था। आप जो हापुड़ के रहने वाले हैं या जो आगरा के रहने वाले हैं या जो कानपुर के रहने वाले हैं, वो इस महत्व को समझते होंगे। हापुड़ में आपकी ताकत क्यों है? हापुड़ में आपकी ताकत इसलिए है कि बाबा साहब के उस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आसपास के हजारों गांवों के लोग उस समय पे हापुड़ में आके रहने लगे। हापुड़ में अभी भी आपकी ताकत बनी हुई है। आगरा के साथ भी यही हुआ, कानपुर के साथ ही भी यही हुआ, दक्षिण में चेन्नई में यही हुआ। चेन्नई में आपकी संख्या 40% के आसपास है आज भी, वहाँ पे कोई आसानी से आपके खिलाफ कोई गलत हरकत नहीं कर सकता है। तो नागपुर में यही हुआ, बॉम्बे के अंदर यही हुआ। तो इन बड़ी जगहों पे हमारे लोग अपने उन छोटे मोटे झोंपड़ियों को छोड़ के आए और उन्होंने अपनी ताकत को एक तरीके से जीने का प्रयास किया है, ताकत को एक्वायर करने का प्रयास किया। ये एक बड़ा काम हो गया। इसने हमारे अंदर जो है मजबूती प्रदान की। ये संविधान के द्वारा ही संभव हो पाया, क्योंकि अंग्रेजों के साथ जो हमने 1943 में बात की थी, उस 43 में के बाद अंग्रेज आसानी से मतलब 4-6 साल बाद यहाँ से चले जाते हैं, तो वो बात नहीं हो पाती है। इसलिए बाबा साहब ने आर्टिकल 19 के पार्ट 6 में इस बात को जोड़ा कि हमें कहीं पे भी रहने का अधिकार होना चाहिए। आप इस बात को कह सकते हैं कि भाई कहीं पे भी कैसे रह लेंगे, वो तो रहने नहीं देते हैं, अभी भी हमें किराए का मकान नहीं देते हैं, अभी भी हमें ज़मीन खरीदने नहीं देते हैं, अभी आपने यहाँ पे अगर हम ज़मीन मकान ले भी लेते हैं तो उसमें सैकड़ों तरह का की जो है रुकावटें डालते हैं। तो साथियों, ये अभी हमारी कमजोरी है। हमें अपनी कमजोरी को समझना हो। सैद्धांतिक रूप से आपको अधिकार है, लेकिन आप उनके 100 घर हैं, उस 100 घर में बीच में जाके आप क्या लेना चाहते हैं? अगर वहां पे जाएंगे भी तो दब के रह जाएंगे। इसलिए आपको अपनी ताकत अपने समाज के साथ बनानी होगी। मतलब मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ उस जगह पे 4-6 परिवार हमारे और हैं, लेकिन वहाँ तो 750 परिवार हैं। वहाँ पे मैं कैसे ताकतवर तरीके से रह सकता हूँ? लेकिन मेरी अपनी खुद की कमजोरी है कि मैं अपने समाज का उस तरीके से एक बड़ी बस्ती नहीं बना पा रहा हूँ या उनके साथ नहीं जुड़ पा रहा हूँ। लेकिन
हमें संवैधानिक, बैठ जाए सर, बैठ जाए सर, बैठ जाए। तो संवैधानिक प्रावधान है कि हम कहीं पे भी रह सकें, और कहीं पे भी रहने का मतलब ये है कि जो एक हजारों साल से हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ था कि आपको जो सबसे निष्कृष्ट जगह हैं, आपको उन सबसे गंदी जगहों पे रहने के लिए एक तरीके से मजबूर किया गया था, उस मनोवैज्ञानिक जाल को काटते हुए संविधान ने यह बता दिया कि आप जहां चाहे वहां पे रहें। इसीलिए आज चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, चाहे चीफ मिनिस्टर हों, चाहे मिनिस्टर्स हों, चाहे विश्वविद्यालय हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे आपके चरण नहीं पड़ रहे हैं, जहां पे आप नहीं पहुंच रहे हैं। उनके अंदर कुछ खुराफातें जरूर हैं, लेकिन वो खुराफातें लगभग उसी तरह की हैं जिस तरीके से बुझते हुए दिए की फड़फड़ाहट होती है। जिस तरीके से जब पूरी की पूरी व्यवस्था ध्वस्त होती है तो उस समय पे बहुत फड़फड़ाहट, बहुत खड़खड़ाहट होती है। जब आप एक बार वहां पे पहुंच गए हैं तो जो जाति व्यवस्था है, वो जाति व्यवस्था तो ध्वस्त हो चुकी है। अब वहां पे पहुंचने का जो दर्द है, वहां पे पहुंचने का जो हमारा एक तरीके से पीड़ा है, उनके अंदर पीड़ा हो या व्यवस्था परिवर्तन का हमें जो थोड़ा सा दंश झेलना पड़ रहा है, ये तो ट्रांजिशनल फेज में सबको देखना पड़ता है, सबको फेस करना पड़ता है। लेकिन संविधान ने आपको ये व्यवस्था कर दी है कि आज देश का कोई भी पद, देश का कोई भी व्यवसाय, देश का कोई भी क्षेत्र आपके लिए अछूता नहीं है। आप सिर्फ प्रण कीजिए, आप उसके लिए तैयारी कीजिए, आप संकल्प कीजिए। आप खुद नहीं पहुंच सकते तो अपने बच्चों को वहां तक पहुंचाइए। ये सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का जो एक ब्लूप्रिंट संविधान के द्वारा दिया गया, इसने समाज को लोकतांत्रिक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो कि हमारे विषय का पहला कि लोकतांत्रिक समाज कैसे बनाया जा सकता है। लोकतांत्रिक समाज बनाने के बस 2 पैमाने बता के और जो लागू हो रहे हैं, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। लोकतांत्रिक समाज क्या है? लोकतांत्रिक समाज ये है कि मैं खड़े होके यहां पे ये कह सकूं कि भाई मेरे साथ किसी ने आज तक कोई भेदभाव नहीं किया है, किसी ने मेरे साथ आज तक भेदभाव नहीं किया है। और उसी तरीके से दूसरा साथी जो जातिवादी साथी है, वो ये कह सके कि भाई मैंने आज तक किसी के साथ जातिगत भेदभाव नहीं किया है। दोनों तरफ से ये बात होनी चाहिए कि जो जाति का व्यवहार कर रहे थे वो इस बात को समझें कि आज जातिवाद चल नहीं सकता। अगर वो जातिवाद करेंगे तो चाहे समाज की ताकत हो, चाहे संविधान की ताकत हो, चाहे कुछ व्यक्ति विशेष की ताकत हो, वो उनको कुचल देगी। और दूसरी बात यह कि मुझे भी यह एहसास होना चाहिए कि कोई व्यक्ति मुझे अब रोक नहीं सकता। मतलब बराबर का व्यवहार मैं सबके साथ करूंगा और सब मेरे साथ बराबर का व्यवहार करेंगे। जब ये स्थिति आएगी तब हम कह सकते हैं कि समाज हमारा लोकतांत्रिक हो रहा है, जिसको बाबा साहब ने कहा कि डेमोक्रेसी इन इंडिया इज टॉप ग्रेसिंग। सिर्फ सतही है भारत में लोकतंत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो समाज है वो समाज घोर अलोकतांत्रिक है। लेकिन ये बात 1950 में हो रही थी। 1950 से लेके अब 75 साल में बहुत कुछ हुआ है, बहुत ज्यादा सकारात्मक हुआ है। ये निराशा, ये हताशा, ये हमेशा हारे मरे गिरने वाली बात जो है, इसको अपने दिलो दिमाग से निकालिए। आज जो है हमें मनुवाद की लाश जो है उसको अपने कंधे पर ढोने की जरूरत नहीं है। अब वो पूर्णतः निस्तेज है, उसको नीचे गिरिए, उसको दफनाइए और अपनी ताकत के सहारे आगे बढ़िए, क्योंकि रास्ते संविधान ने पूरी तरीके से खोल दिए हैं। और इसका उदाहरण ये है कि भाई हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं पिछले 2-3 पीढ़ियों के अंदर ही, उसका जब आकलन करते हैं तो लगता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ी हैं। दूसरी बात इसमें कि लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था है या नहीं है, उसमें दूसरी बात महत्वपूर्ण हो सकती है कि आपका प्रतिनिधित्व कितना है, आपका प्रतिनिधित्व कितना है निर्णय लेने के जो संसाधन है वहां पे। इसका भी आकलन आप एक उदाहरण से देख सकते हैं कि 1980 के दशक में अगर आप देखें तो भारत की जो लोकसभा थी, भारत की लोकसभा में उस समय पे 2 या 4 लोग ही बैकवर्ड क्लासेस के लोकसभा में पहुंचते थे। 4 लोग उससे कभी ज्यादा नहीं पहुंचे। लेकिन आज ये संख्या 150 से 250 के बीच में है। मैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं कर रहा हूं,
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से अलग बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहा हूँ। तो प्रतिनिधित्व तो बढ़ रहा है, लेकिन इसका गुणात्मक असर नहीं हो पा रहा है, उसके अंदर जो मिशनरी झील होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसमें हमारे जैसी संस्थाएं, हमारे जैसे जो इंस्टीट्यूट हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम आपस में प्रबोधन की बात करें, अपने बच्चों को उस तरीके से बताने समझाने का प्रयास करें कि भाई बाबा साहब ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और हमारे नायक नायिकाएं जो हैं, उन्होंने किस प्रकार से भारत में समतामूलक समाज की स्थापना का आंदोलन चलाया है, और उस आंदोलन के बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसलिए हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना अच्छा खा रहे हैं, इतना अच्छा पहन रहे हैं, इतना अच्छा बोल रहे हैं, इतना स्मार्ट तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, तो फिर पीछे हटने की ज़रूरत नहीं। ये ताकत हमें संविधान के द्वारा मिलती है। और जब हम उन संस्थानों में पहुँचते हैं, मैं चाहे शिक्षक के रूप में पहुंचूं, आप अधिकारी के रूप में पहुंचे, कर्मचारी के रूप में पहुंचे, तो अपना सर्वोत्तम दें। अब मैं अगर एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं, तो वहां पे फिर मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मुझे किसी प्रकार का कंसेशन चाहिए। मुझे शिक्षक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करना है, मुझे वहाँ पे अपना सर्वोत्तम देना है, मुझे हर बच्चे के दिल में अपनी जगह पैदा करनी है। अगर आप कर्मचारी हैं तो आपको अपना काम बहुत अच्छे से करना है, अगर आप अधिकारी हैं आपको अपना काम बहुत अच्छे से करना है, अगर आप राजनेता हैं तो आपको अपना काम बहुत अच्छे से करना है। और जब इस कार्य को हम करेंगे तब समाज में हमारी प्रतिष्ठा होगी। भाई अभी भी सारी राजनीतिक टीका टिप्पणी और विरोध और समर्थन के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में क्यों इस बात को बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई शासन तो बहन जी का ही था। क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने उन 5 साल में बहुत कार्य कुशलता के साथ, बहुत अच्छी क्षमता के साथ कार्य किया था। इसलिए इवन उनके राजनीतिक विरोधी भी जो हैं वो भी उनके कानून की व्यवस्था का, वो भी उनकी न्यायिक व्यवस्था का समर्थन करते हैं, कहीं ना कहीं उसको दिली दिल उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन विरोधी होने की वजह से पब्लिकली इस बात को नहीं कह पाते हैं, व्यवहार में वो मानते हैं कि उसी तरीके से हमें भी जहाँ कहीं पर भी हम पहुँच रहे हैं, जिन भी संस्थानों में हम पहुँच रहे हैं, अपनी किसी भी कैपेसिटी में पहुँच रहे हैं, अपने आप को बाबा साहब ने जो कहा था, वी हैव टू बी बेटर देन देयर बेस्ट, हमें उनके सर्वोत्तम से बेहतर बनना होगा, तभी तो हमारी सार्थकता होगी। अदरवाइज तो भाई हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10,000 शिक्षक हैं और 10,000 शिक्षकों में मैं सबसे 10,000वें नंबर पे रहूं, तो फिर मेरी क्या सार्थकता हो गई? इस आंदोलन की क्या सार्थकता हो गई? अगर मैं किसी से आगे ना रहूं तो मुझे किसी से पीछे भी नहीं रहना है, तभी जाके हम अपसम्मान प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी उन प्रबुद्ध साथियों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है जो खासतौर पे सार्वजनिक जीवन में है, चाहे सरकारी सेवा में हो या इस तरह का जो हमारे समाज में कार्य कर रहे हैं उनके, कि वो अपने बोलचाल में, अपने तौर तरीकों में, अपने व्यवहार में समाज को दिशा दें। क्योंकि इस समय पे जो थोड़ा बहुत चैलेंज हमारे सामने आया है इस समय पे, क्योंकि प्रतिपक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है, उसके पास बहुत ज़्यादा संसाधन इस समय पे आए हैं, तो इसमें हम अपनी, बाबा साहब ने जिस बात को कहा कि अपने चरित्र के द्वारा ही उनका मुकाबला कर सकते हैं, और चरित्र को प्रखर बनाए रखने की जिम्मेदारी, ये नैतिक जिम्मेदारी मेरी अपनी है, किसी दूसरे के द्वारा हम इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। अगर हमें इस आंदोलन को और मजबूती के साथ और तेज़ी के साथ आगे बढ़ाना है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसको पीछे कोई नहीं ले जा सकता, इसको पीछे खींचने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। लेकिन ये है कि जब विरोधी ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं तो चाल हमारी धीमी हो जाती है। ये चाल धीमी ना पड़े, और धीमी होने से कभी कभी ठहराव आ जाता है, तो ठहराव आने से गंदगी पैदा हो जाती है। इसलिए हमें इसको निरंतरता आगे रखना ही है, इसको आगे बढ़ाए रखना है। बाबा साहब जो कहते हैं कि भाई हम इसको अगर आगे ना ले जा सकें तो पीछे नहीं जाने देना है। अगर इतना भी कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ी इसको संभाल लेगी। पीढ़ी अभी हमारी ताकतवर है, अपने आप में बहुत सक्षम है, और मैं समझता हूँ कि लाखों लोग इस समय पूरे देश में अम्बेडकरवाद के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे जो मानवतावादी समतामूलक विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब भारत में बाबा साहब ने जिस बात को कहा था कि हमें प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है, वो प्रबुद्ध भारत का निर्माण हम लोगों के हाथों के द्वारा ही होगा। हम लोगों के ऊपर ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन काल में इस कार्य को कर सकें, आने वाली पीढ़ियों पे इस बोझ को ना डालें, तो बहुत अच्छा होगा। और ये तभी संभव है तब हम इसको अपनी एक नैतिक व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।